हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केस इन एपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये जानने एवं सीखने का प्रयास करेंगे। सवाल ये है कि केस इन एपोजिशन क्या होता है और कैसे केस इन एपोजिशन बनता है। केस इन एपोजिशन को नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन भी कहते हैं, अर्थात केस इन एपोजिशन को दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है जो नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन के रूप में होगा। केस का अर्थ कारक होता है, जैसे आपने सुना होगा सब्जेक्टिव कारक, ऑब्जेक्टिव कारक, पोसेसिव कारक। उसी तरह से ये भी एक कारक है जो एपोजिशन के रूप में रहता है। एपोजिशन का क्या मतलब है? एपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड, अर्थात किसी नाउन के बगल में यह केस लिखा जाता है, इसीलिए इसका नाम एपोजिशन है, जिसे हिंदी में हम कहेंगे कि बगल में। तीसरा नियम, जब किसी नाउन की उसी वाक्य में या अन्य किसी दूसरे वाक्य में आए हुए नाउन के द्वारा या फ्रेज के द्वारा नाउन का परिचय दिया जा रहा हो, नाउन पर प्रकाश डाला जा रहा हो, नाउन की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही हो, तो ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने वाले शब्दों को या शब्द को हम केस इन एपोजिशन कहते हैं और इसी का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। अब चौथा नियम हम देखेंगे। केस इन एपोजिशन को दो कमाओं से अलग कर दिया जाता है और ये दोनों कामा संबंधित नाउन के ठीक बाद से प्रारंभ होते हैं। एक ठीक पहले होता है और एक जहां पर केस इन एपोजिशन खत्म हो जाता है वहां पर होता है। तो संबंधित नाउन के ठीक बगल में एक केस इन एपोजिशन लिखा जाता है, अर्थात जानकारी देने वाला, विवरण देने वाला शब्द ठीक बगल में लिखा जाता है। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो अधिक स्पष्ट हो सकेगा। यहाँ पर हमने सेपरेट करके दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नंबर 1, मोहन इज अ डॉक्टर, और दूसरा ही इज माई फ्रेंड। आप देख रहे हैं कि मोहन का परिचय, मोहन के विषय में जानकारी ये नाउन दे रहा है। डॉक्टर, मोहन क्या है? मोहन डॉक्टर है, अर्थात मोहन जो नाउन है, इस नाउन की जानकारी इस नाउन के द्वारा दी जा रही है। जब नाउन की जानकारी, नाउन का परिचय नाउन के द्वारा दिया जाता है तो केस इन एपोजिशन का प्रयोग होगा। लेकिन जब नाउन की जानकारी किसी एडजेक्टिव के द्वारा दी जाती है तो फिर केस इन एपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। उसके लिए एडजेक्टिव वाला नियम जो पिछले वीडियो में बताया था लागू होगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि नाउन की जानकारी नाउन के द्वारा दी जाए। मोहन भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, डॉक्टर कॉमन नाउन है। मोहन की जानकारी डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है, इसलिए इस शब्द को हम केस इन एपोजिशन के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे मोहन,
अब हम कामा लगा देंगे। कामा लगाते ही केस इन ए पोजीशन प्रारंभ हो जाता है। अब हम ये नाउन लिख देंगे, ए डॉक्टर। यहां से केस इन ए पोजीशन खत्म हो गया, मोहन का परिचय खत्म हो गया। अब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस की कर्ता और क्रिया बराबर हैं। यहाँ मोहन लिखा हुआ है, यहाँ भी मोहन ही के रूप में लिखा हुआ है, इज लिखा है, इज लिखा है। तो गणित में आपने पढ़ा होगा कि जब शब्द कॉमन होते हैं तो एक ही चीज ली जाती है, इसलिए हम इज ले लेंगे क्योंकि हमने मोहन तो पहले ले लिया है। इसके बाद बचेगा माई फ्रेंड। इस प्रकार हमने इसको सिंपल सेंटेंस बना लिया केस इन ए पोजीशन का प्रयोग करते हुए। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे जिससे और अधिक स्पष्ट हो पावे। अभी तो हमने केस इन ए पोजीशन नाउन के द्वारा बनाया। अब केस इन ए पोजीशन को हम फ्रेज के द्वारा प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सवाल यह है कि फ्रेज क्या होता है। जब किसी सेंटेंस में कर्ता और क्रिया ना हो, नाउन प्रीपोजिशन ही हो या अन्य शब्द हो परंतु कर्ता और क्रिया ना हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। तो यहां हम फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस केस इन ए पोजीशन के माध्यम से बनाएंगे। यहां हमने लिखा है, महात्मा गांधी was a lover of peace. He preached truth and non-violence. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे वाक्य लिखे हुए हैं। महात्मा गांधी का परिचय किसी नाउन के द्वारा या फ्रेज के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे तो किस नाउन या फ्रेज के द्वारा दिया जा रहा है? इसी वाक्य में ए लवर ऑफ पीस के द्वारा गांधी का परिचय दिया जा रहा है। तो ये शब्द, चार शब्द फ्रेज हैं, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं ना तो इन चार शब्दों में कोई शब्द करता है ना क्रिया है, बल्कि नाउन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, इसलिए ये फ्रेज हो गया। यदि एक शब्द का होता तो फ्रेज नहीं होता। प्रीपोजिशन और एक से ज्यादा शब्द होने पर शब्दों का समूह है, फ्रेज बन जाता है। तो ये फ्रेज हो गया। हम फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यहां लिखेंगे, महात्मा गांधी, कामा लगाएंगे केस इन पोजीशन के लिए, ए लवर ऑफ पीस, फिर कामा लगाएंगे। इन दोनों कामों के अंदर हमारा फ्रेज इन एपोजिशन, ये फ्रेज हो गया, चार शब्दों की वजह से फ्रेज हो गया। एपोजिशन इसलिए हो गया कि गांधी, महात्मा गांधी की बगल में आ गया। एपोजिशन का मतलब हम बताया था कि बगल में होता है, तो बगल में आने के कारण ये एपोजिशन हो गया और शब्दों का समूह होने के कारण ये फ्रेज हो गया। अब हम दूसरे वाक्य में देखेंगे, इसमें ही कर्ता लिखा हुआ है और इसमें महात्मा गांधी कर्ता लिखा हुआ है, दोनों बराबर हैं, इसलिए हम ही काट करके वर्ब से लिखना शुरू कर देंगे। तो कामा यहां पे लिखा रहेगा, प्रीज्ड ट्रूथ एंड
नॉन वायलेंस। इस प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। इंडिया is a great country. She possesses the second largest population of the world. दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। इंडिया का परिचय एक ग्रेट कंट्री के रूप में आया है, ये भी एक फ्रेज है, इसलिए इसको हम केस इन ए पोजिशन या फ्रेज इन ए पोजिशन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इंडिया कामा लगा देंगे, एक ग्रेट कंट्री, फिर कामा, और ये कर्ता बराबर है उसका, इंडिया के बराबर है, इसलिए इसको हटा करके यहां वर्ब से लिखना शुरू करेंगे। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से हमने इसको सिंपल सेंटेंस बना लिया। अब हम कुछ अन्य नियमों के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अगला नियम है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं या एडवर्ब का क्या अर्थ है? यहां हमने लिखा हुआ है एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी का एडवर्ब सिर्फ क्रिया की ही विशेषता नहीं बताता है, अन्य कई शब्दों की विशेषता बताता है। जैसे वर्ब की तो बताता ही है, एडजेक्टिव की भी, एडवर्ब की भी और प्रीपोजिशन की भी, आदि अन्य शब्दों की भी ये विशेषता बताता है। इसलिए अंग्रेजी का एडवर्ब हिंदी के एडवर्ब से बड़ा होता है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे। परंतु अंग्रेजी का एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। जैसे गुड कहा जाए, गुड एक एडजेक्टिव है, लेकिन गुड से पहले वेरी लगा दिया है तो वेरी गुड हो जाएगा, अर्थात गुड की भी विशेषता बता दी गई जो कि एक एडजेक्टिव था। तो इसलिए वेरी जो एडवर्ब है यहाँ पर एडजेक्टिव गुड की विशेषता बता रहा है। इसलिए अंग्रेजी का एडवर्ब हिंदी के एडवर्ब से थोड़ा बड़ा है। आमतौर पे किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ देने से एडवर्ब बन जाता है। जैसे क्लियर, क्लियर में हमने ly जोड़ा तो क्लियरली हो गया। सर्टेन, सर्टेन में हमने ly जोड़ दिया तो सर्टेनली हो गया। डेफिनेट, डेफिनेट में ly जोड़ दिया तो डेफिनेटली हो गया। इस प्रकार ly जोड़ देने से एडवर्ब बन जाता है। ऐसे शब्दों में जब ly जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ पूर्वक या रूप से निकलता है। जैसे हमने कहा कि डेफिनिट,
तो हमने ly जोड़ा डेफिनेटली, तो डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित, लेकिन जब हमने ly जोड़ दिया तो निश्चित रूप से, जैसे पर्सनल व्यक्तिगत, और यदि हम कह दें कि पर्सनली ly जोड़ दें तो व्यक्तिगत रूप से, रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के द्वारा हमने जाना कि ly जोड़ देने से पूर्वक या रूप से हिंदी में अर्थ निकलता है। कुछ एडवर्ब को हम फ्रेज के रूप में लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। जैसे पर्सनली को हम इन पर्सन लिख लिया। जब हम एडवर्ब ly वाले एडवर्ब को फ्रेज के रूप में लिखते हैं तो नाउन और प्रीपोजिशन बराबर एडवर्ब के हो जाता है। तो ये दो शब्दों की वजह से ये फ्रेज हो गया। जैसे सर्टेन लिखा हुआ है, सर्टेनली लिखा यदि लिखा जाए तो उसको हम इनसर्टेनिटी कह सकते हैं। क्लियरली लिखा जाए तो विथ क्लियरिटी ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं और उस एडजेक्टिव शब्द को हम नाउन बना देते हैं तो फ्रेज के रूप में जो शब्द आते हैं उनको हम एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं। इनको हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। यहाँ हमने छोटे छोटे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट इज सर्टेन। यह आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव है और हमने बताया था कि एडजेक्टिव में ly जोड़ देने से एडवर्ब बन जाएगा। ये इस शब्द को हम इसमें रख देंगे तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इट विल certainly rain today। यहाँ हमने सर्टेन को सर्टेनली कर दिया, एडवर्ब बना दिया और वर्ब से ठीक पहले लिख दिया। एडवर्ब का स्थान मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में होता है। यदि सहायक क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि मुख्य क्रिया के साथ कर्म आया है तो फिर एडवर्ब का प्रयोग कर्म के बाद हो सकता है या फिर मुख्य वर्ब के पहले हो सकता है, लेकिन वर्ब और कर्म के बीच के एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे। यू हैव डन योर बेस्ट, इट इज नो डाउट। नो डाउट को हम एडवर्ब बनाएंगे अनडाउटेडली, ly जोड़ करके नो अन में कन्वर्ट हो जाएगा और अनडाउटेडली बन जाएगा। तो हम इसको सिंपल बनाएंगे। यू हैव undoubtedly done your best। इस प्रकार से इसको हमने सिंपल सेंटेंस अनडाउटेडली का प्रयोग करते हुए बनाया। अब हम सिंपल सेंटेंस बनाने का नेक्स्ट रूल देखेंगे। ये रूल एडवर्ब टू का प्रयोग करके है।
आपने एडवर्ब टू का प्रयोग पढ़ा होगा। एडवर्ब टू का प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो हम भी प्रयास करेंगे। जब एक वाक्य में वेरी और उसके बाद एडजेक्टिव आता है और दूसरे वाक्य में कैन या कुड नॉट आता है, तो वेरी के स्थान पर हम टू लिख देते हैं और कैन कुड प्लस नॉट को हटाकर वर्ब से ठीक पूर्व टू लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से ही लिखी होती है। तो ये काफ़ी आसान है, इसको हम सीधे एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज़ वेरी ओल्ड, यहाँ वेरी आया हुआ है। ही कैन नॉट वॉक, तो हमने कहा कि जहाँ वेरी आएगा उसके स्थान पर टू लगा देंगे, जहाँ कैन कुड नॉट आएगा उसको हटाकर वर्ब से पूर्व इन्फिनिटिव का टू लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम ही इज टू ओल्ड, यहाँ पर हमने टू लगा दिया वेरी के बदले में और इसको हटा दिया। ही कॉमन है, कैन नॉट हट जाएगा और इन्फिनिटिव का टू लग के वर्ब को उतार देंगे दूसरे सेंटेंस की। इस तरह से बन गया ही इज टू ओल्ड टू वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन इज वेरी फास्ट, द ट्रेन कैन नॉट बी काट। ये भी एग्जाम्पल इसी तरह का है, इसको हम लिखेंगे द ट्रेन इज टू फास्ट, और ये कॉमन करता है, पहले ही आया हुआ है, कैन नॉट हटा देंगे, यहाँ से लिखेंगे। लिखने से पहले हम टू लिख देंगे, टू, और फिर यहाँ से उतारेंगे वी काट। इस प्रकार से द ट्रेन इज टू फास्ट टू बी काट। वन मोर एग्जाम्पल हम लेंगे। द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, ही कैन नॉट सॉल्व इट। इन दोनों में कर्ता समान नहीं है, पहले के दोनों एग्जाम्पलों में कर्ता समान थे, परंतु इसको भी हम एडवर्ब टू के द्वारा ही सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। लिखेंगे द क्वेश्चन इज टू हार्ड। इस कर्ता के लिए हम फॉर हिम का प्रयोग कर देंगे। फॉर हिम, इसके लिए हमने फॉर हिम, जो भी कर्ता आएगा उसके पूर्व प्रीपोजिशन लगा देंगे और उस कर्ता का कर्म कारक लिख देंगे। तो हमने ये किया, फॉर हिम लिख दिया। कैन नॉट हट जाएगा और जो बचेंगे शब्द उनको हम उतार लेंगे, लेकिन इससे पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होगा। टू सॉल्व इट। इस प्रकार से हमने कई वीडियो के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाने का हिंदी मीडियम में प्रयास किया है। आशा है कि आप सब इनको ध्यान से अवश्य पढ़ेंगे और सिंपल सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। धन्यवाद।